हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमबी क्लासेस। मैं तरुण सर। और यदि आप सभी यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है जब तक कि आप उसको प्रैक्टिस ना करें। इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो में पेपर वन में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें और अपना मूल्यांकन स्वयं करें, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यह वीडियो प्रैक्टिस कराने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो प्रभावी शिक्षा और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण करता है यानी कि छात्र, उसके पास क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखें, ऑप्शन ए में है केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, केवल शिक्षा ग्रहण के अवसर, डी है योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। तो आप यहाँ पर बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास क्या चीज होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो शिक्षा ग्रहण करता है, छात्र है, उसके पास योग्यता होनी चाहिए और प्रेरणा का वांछित स्तर, सीखने का वांछित स्तर होना जरूरी है। तो इस तरह से ऑप्शन डी, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा संचार सफल संचार है। तो सफल संचार आपको बताना है। यहाँ पर कक्षा शिक्षण के दौरान कौन सा जो संचार होता है वो सफल संचार होता है। तो वृत्ताकार होता है, पारस्परिक, निर्देशनात्मक और प्रभावशाली। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, पारस्परिक संवाद जो होता है, पारस्परिक संवाद संचार जो होता है वो आंसर सही है। क्वेश्चन थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। यहाँ पर आप शिक्षण की सर्वोत्तम विधि के बारे में बताएंगे और ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, बी है परिचर्चा विधि, सी है निर्देशन विधि और डी है प्रश्नोत्तर विधि। दोस्तों, शिक्षण की सर्वोत्तम विधि जो है वो निर्देशन विधि को माना जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। इसी तरह से क्वेश्चन फोर को अगर आप देखें तो इसमें लिखा है कि शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध किससे है। यानी कि शिक्षक की अभिवृत्ति का संबंध बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन है ए, भावात्मक क्षेत्र से, बी है ज्ञानात्मक क्षेत्र से, सी है सहजातात्मक क्षेत्र से, डी है मन संचालक क्षेत्र से। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ए, भावात्मक क्षेत्र से। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ आपको शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बताना है और यहाँ पर देखेंगे नंबर 1 है, वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। यानी कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है, क्या वो संकल्पना कॉन्सेप्ट जो है उसको धारण करने में हमारी मदद करती है। वह विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती है। वह शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है। और फोर्थ है, वह रटकर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। यहाँ पर आप कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि ए में है 1 2 3, ये सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 4 सही है और 1 2 3 4 यानी कि सभी सही है। तो कौन सा उत्तर सही है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो, यानी कि वे संकल्पना जो है, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको धारण करने में, लंबे समय तक धारण करने में हमारी मदद करती है, ये बात सही है। वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती है, ये भी सही है। और वह शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है। तो किसी भी शिक्षण सहायक सामग्री का ये तीनों ही कार्य होता है। इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।
अगले क्वेश्चन पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर है क्वेश्चन 6 और इसमें आप देखेंगे कि शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकनीक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें कौन सी तकनीक जो है उपयोग की जाती है शिक्षक के द्वारा जब वो शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करता है। तो व्याख्यान, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, सामूहिक कार्य, स्व अध्याय। इस तरह से आप इसका उत्तर बताएंगे कि जो शिक्षक है वो अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली जो तकनीक है उसमें शामिल है क्या, व्याख्यान विधि, ठीक है। इसके साथ ही आप देखेंगे पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान और फोर्थ स्व अध्याय, ये तीनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। अब प्रश्न देखेंगे 7वां और इसको देखेंगे तो इसमें लिखा है कि जो शिक्षण है वो शिक्षण विधियों में सत्य है। क्या चीज सत्य है तो उसकी हमें पहचान करनी है। ए में लिखा है कि व्याख्यान विधि में 3 कारकों की तैयारी, प्रस्तुति और मूल्यांकन पर हम जोर देना पड़ता है। यानी कि जो व्याख्यान विधि है क्या उसमें 3 कारक जैसे कि तैयारी करनी पड़ती है, प्रस्तुति करनी पड़ती है, मूल्यांकन, इन सभी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। बी है समूह शिक्षण विधि में दक्षतापूर्ण शिक्षक को ढूंढ पाना मुश्किल होता है। सी है सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थियों की संख्या घटकर 5 से 10 के बीच रखी जाती है। और डी है सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों के लिए शिक्षण कौशल के अभ्यास हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीक है। और ई है टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति विधि जो होती है उसमें वयस्क विद्यार्थियों हेतु कम उपयोगी है। इस तरह से शिक्षण विधियों में कौन सी विधि में कौन सी बात सही है उसकी पहचान करेंगे और उसके बाद अपना उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर ए है जिसमें ए बी सी, और बी है बी डी ई, और सी है ए सी ई, और डी है ए बी सी डी, यानी कि पहले 4। इस तरह से आप देखेंगे कि जो व्याख्यान विधि होती है उसमें 3 कारक जरूरी होते हैं। पहला कि तैयारी, दूसरा प्रस्तुति करना और तीसरा अंत में उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये चीजें व्याख्यान विधि में होती हैं। दूसरा है समूह शिक्षण विधि। समूह शिक्षण विधि में यह दक्षतापूर्ण शिक्षक को ढूंढ पाना मुश्किल होता है, जो कि इसकी एक कमियों के अंतर्गत आता है। और इसलिए यहाँ पर शिक्षण विधियों में समूह शिक्षण विधि में दक्षतापूर्ण शिक्षक को ढूंढ पाना मुश्किल होता है, ये बात सत्य है। सी देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थियों की संख्या घटाकर 5 से 10 के बीच रखी जाती है। तो आप सबको पता है, आप सबकी कि सूक्ष्म शिक्षण जो होता है उसमें जो विद्यार्थियों की संख्या होती है 5 से 10 के बीच होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो सूक्ष्म शिक्षण है उसमें अध्यापकों के शिक्षण कौशल के अभ्यास हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण आपको पता ही है कि टीचर्स स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स बनने की, तो ये भी बात सही है। इस तरह से ऑप्शन जो डी है उसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन 8 को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन 8 में है कि लघु समूहों के शिक्षण विधियों से संबंधित सत्य विकल्प चुनें। लघु समूहों के शिक्षण विधियों से संबंधित सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर ए है समूह चर्चा में कुछ प्रतिभागियों के प्रभुत्व की संभावना होती है। संगोष्ठी के चरण है जिसमें पेपर की तैयारी, प्रस्तुतिकरण और उस पर चर्चा करना। पैनल चर्चा के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं तो देखेंगे विशेषज्ञों को एकल मंच पर लाना आसान होता है। डी में है मस्तिष्क झंझावती विधि को विचार मंथन भी कहते हैं। और ई है व्यष्टि प्रकरण विधि का प्रयोग जीव विज्ञान, विधिक अध्ययन, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों में किया जाता है। इनमें से बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करें और अपने आंसर को बताएं। इस तरह से जब इसको देखेंगे तो आप लघु समूहों के शिक्षण विधियों से संबंधित सत्य विकल्प है ए, यानी कि जो समूह चर्चा होती है उसमें कुछ प्रतिभागियों के प्रभुत्व की संभावना होती ही है। दूसरा है देखेंगे आप संगोष्ठी के चरण जो होते हैं वो पेपर की तैयारी करना, उसका प्रस्तुतिकरण करना और फिर उस पर चर्चा करना, ये भी बात सही है। फिर आप देखेंगे डी जो कि मस्तिष्क झंझावती विधि एक विचार मंथन विधि कहलाती है, तो ये बात भी यहाँ पर सत्य है। और ई जो कि व्यष्टि प्रकरण विधि का प्रयोग जीव विज्ञान, विधिक अध्ययन, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों में किया जाता है, तो ये बात भी सत्य है। और इस तरह से ऑप्शन डी
जो आंसर होगा वो सही होगा। अब हम देखेंगे प्रश्न 9, और इसमें आप देखोगे जब तो लिखा है कि शिक्षक की किसी गलती पर बच्चे कानाफूसी शुरू कर दे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चों को जोर से डांटना चाहिए कि दोबारा ये गलती ना करे। बी है शिक्षक 5 मिनट के लिए वर्ग से बाहर चले जाए, यानी कि कक्षा से बाहर चला जाए। सी है तुरंत अपनी गलती सुधार बच्चों को बोले कि क्या कानाफूसी कर रहे हो। और डी है बच्चों को धन्यवाद देकर तुरंत मुस्कुराते हुए गलती सुधार लेना। इस तरह से अगर प्रश्न को देखें कि शिक्षक की किसी गलती पर बच्चे कानाफूसी शुरू कर दें तो शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को धन्यवाद देकर तुरंत मुस्कुराते हुए अपनी गलतियों को सुधार ले। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और अगला प्रश्न है शिक्षक सभी छात्रों से न्यायोचित व्यवहार करे। इस हेतु शिक्षक को विद्यार्थियों के बारे में ये जानकारी आवश्यक है। कौन सी जानकारी आवश्यक है तो उसको देखें कि वह प्रत्येक छात्रों के नोट्स रोज चेक करे, सभी छात्रों का व्यक्तिगत मोबाइल नंबर ले ले ताकि उसे कोई समस्या हो तो उस वक्त उसको समझा सके। सी है छात्र व उनकी पृष्ठभूमि और उसके अभिभावक से पूर्ण परिचित रहना चाहिए। और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शिक्षक है वो सभी छात्रों से न्यायोचित व्यवहार तभी कर सकता है जब वो छात्र और उनकी पृष्ठभूमि से अवगत हो, उनके माता पिता से अभिभावकों से पूर्ण रूप से परिचित हो, तभी वो न्यायोचित व्यवहार कर सकता है। इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जिसमें हम देखेंगे कि यदि शिक्षक कोई कठिन कार्य या कठिन प्रश्न कक्षा में पूछे और कोई उत्तर ना आने पर हिंट दे दे, इससे क्या होगा। तो यहाँ पर बताइए आप कि ऑप्शन ए लिखा है कि विद्यार्थी बोर होंगे, उनमें उत्तर के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी, उन्हें सहायता की आदत पड़ जाएगी। डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि शिक्षक कोई कठिन प्रश्न कक्षा में पूछ ले और उसका कोई उत्तर ना आए और फिर उस उत्तर के लिए वो शिक्षक क्या है कोई हिंट दे दे, तो इससे क्या होगा, तो इससे होगा ऑप्शन बी, यानी कि उनमें उत्तर के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इसी तरह से अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एक अध्यापक अपने व्यावसायिक अनुभव में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। उसे चाहिए कि वह ए समस्या वाली स्थिति से बचे, बी उस समस्या का गहन अध्ययन करे, सी अपने पद से त्यागपत्र दे दे, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपनी समस्या का समाधान करने हेतु जो अध्यापक है उसको ऑप्शन बी, यानी कि उस समस्या का गहन अध्ययन करे और गहन अध्ययन करके अपनी उस समस्या का समाधान कर सकता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13, और प्रश्न 13 क्या लिखा है तो आप देखेंगे कि आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, संयोजित करना, निरूपण, ये जो सभी हैं ये सभी स्तर इस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें किस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो इसको आप देखेंगे तो ऑप्शन ए है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, बी है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, सी है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, और डी है कोई नहीं। तो आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, संयोजित करना, निरूपण आदि जो कि ब्लूम के द्वारा दिया गया है शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत, और उसमें ये जो है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र या भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि ये सभी चीजें मैंने अपनी पिछली वीडियोस में करा दी हैं। आप उन वीडियो को देखें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन आने पर आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है कि विद्यालय के अतिरिक्त औपचारिक शिक्षा के साधन है, यानी कि विद्यालय को छोड़ दिया जाए और इसके अलावा और कौन से हैं और कौन से साधन हैं जो औपचारिक शिक्षा के साधन कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए है पुस्तकालय, बी है अजायब घर, सी है पुस्तक, और डी है चित्र भवन, तथा ई है चर्च।
यदि आप प्रश्न को देखें तो विद्यालय के अतिरिक्त औपचारिक शिक्षा के साधन पुस्तकालय भी होता है, अजायब घर भी होता है, पुस्तकें भी होती हैं, चित्र भवन और चर्च ये सभी होते हैं। और इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा कि सभी चीजें जो हैं वो औपचारिक शिक्षा के साधन हैं। अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 15 क्वेश्चन को लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रश्न आते हैं और उनका उत्तर किस तरह से आपको करना है। चलिए जानते हैं कि प्रश्न नंबर 15 क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। तो इस तरह की जो कोटेशन है, यह कथन जो है वो किसने कही है कि ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है प्लेटो का, बी है अरस्तु का, और सी है विवेकानंद जी का, और डी है राधा कृष्णन का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी का। इन्होंने ही कहा है कि ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। इस तरह से आप हमारे इस चैनल से जुड़कर अपनी प्रैक्टिस को अच्छी कर सकते हैं और नेट जेआरएफ जरूर क्वालिफाइड कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और इसके अगले भाग में हम क्वेश्चन 16 से लेके 30 तक को डिस्कस करेंगे।